चलिए आज हम लोग सीखेंगे विंडो एसी के दोष तथा उपाय, मतलब विंडो एसी में होने वाली समस्या और उसका समाधान। यानी एसी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी कस्टमर कुछ भी बता देता है, हमारी एसी ठंडा कर रही है, कम कर रही है, ज्यादा कर रही है, या फिर जो भी कोई भी समस्या हो, सभी समस्याओं का समाधान हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस प्रकार से एसी के अंदर कौन कौन सी समस्या आ सकती है और उसका समाधान क्या है। देखिए सबसे पहले दोष नंबर एक हमारा विंडो एसी डेड है, अर्थात चल नहीं रही है। मतलब किसी ने आपको एसी बनाने के लिए दिया और बोला भैया पता नहीं क्या हुआ है, बिल्कुल डेड है, आप इसको चेक करिए क्या हुआ है, हमसे मतलब नहीं है। यानी विंडो एसी पूरी तरह से डेड है, अर्थात चल नहीं रही है। हमें उसमें शुरुआत कहां से करना चाहिए? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मेन बोर्ड के 5 पिन सॉकेट में सप्लाई चेक करेंगे कि लाइट आ रही है कि नहीं। अब सोच लिए मेन में सप्लाई नहीं आ रही, इधर एसी को हम खोल के रिपेयर कर दिए, पता चला बाद में अरे कमी तो यहां से थी, है ना। तो मतलब सबसे पहले उसके मेन बोर्ड की 5 पिन सॉकेट को सप्लाई चेक करना है। अच्छा उसमें अगर लाइट आ रही है, आपने चेक किया, हां सही लाइट आ रही है, उसके बाद क्या चेक करना है, कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, 220 वोल्ट आ रही है कि नहीं आ रही। ऐसा नहीं ना 150 वोल्ट आ रहे और एसी चलाने लग रहा है, नहीं ना, वोल्टेज भी चेक करना है। 220 वोल्ट पूरा लाइट आनी चाहिए, 220 वोल्ट लाइट आ रही है। अच्छा ये भी ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एसी के मेन लीड को चेक करेंगे। मेन लीड मतलब समझते हैं ना, जो एसी में जो हमारे बोर्ड से लेकर के एसी तक सप्लाई आती है, जो मेन बोर्ड का मतलब जहां पे एसी सप्लाई के लिए लगाई जा रही है, जो मेन बोर्ड से खोज करके एसी तक जो मेन लीड आई है, वो लीड सही है कि नहीं। उस लीड में कंटिन्यूटी चेक करेंगे, चाहे मल्टीमीटर से चेक कर लें, चाहे सीरीज बना के चेक कर लें, चाहे वहां से खोज के यहां 2 वायर टच करा के बल्ब होल्डर बल्ब लगा के चेक कर लें, किसी भी तरीके से। मतलब हमें सबसे पहले 5 पिन सॉकेट के बाद मेन लीड को चेक करना है। अच्छा अगर ये मेन लीड भी सही निकल गया, मान लीजिए देखिए खराबी जहां पे निकलेगी वहीं उसे बदल देंगे। अगर ये मेन लीड खराब निकल गया, जो मेन लीड है खराब है, तो उसको हम बदल देंगे। अगर ये लीड सही है, अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कंप्रेसर मोटर को। सबसे पहले सीधा कंप्रेसर को क्या चेक करेंगे, डायरेक्ट चलाकर देखिए। कंप्रेसर को हम डायरेक्ट चलाकर देखेंगे, यानी कि पूरी जो उसकी पीसीबी उसबी लगी है या सेलेक्टर स्विच लगी है, जो उसकी वायरिंग है, उस पूरे को निकाल करके हम क्या लगाएंगे, डायरेक्ट उसके कंप्रेसर को, पीएससी वायरिंग या सीएसआर वायरिंग जो हमने वायरिंग में सीखा है ना, डायरेक्ट उसके कंप्रेसर को चलाएंगे। अच्छा अगर डायरेक्ट कंप्रेसर चलाने से चल रहा है और वोल्टेज रिले कैपेसिटर पीसीबी ये सब लगाने से नहीं चल रहा है, इसका मतलब है खराबी कहीं और है, या तो वोल्टेज रिले खराब है, या कैपेसिटर खराब है, या कोई कनेक्शन खराब है, या मेन तो पीसीबी भी खराब हो सकता है। तो हम उन सबको चेक करेंगे। लेकिन कंप्रेसर को चेक करने के बाद कंप्रेसर अगर सही है तो समझिए खराबी उधर ही है, और अगर कंप्रेसर खराब है तो उन सबकी कौन सी गलती है ना। तो ये सारी है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इस अवस्था में सर्वप्रथम 5 पिन सॉकेट में सप्लाई चेक करेंगे कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही। यदि यह सही है तो एसी के मेन लीड को चेक कर लेंगे। यदि यह भी सही है तो कंप्रेसर को डायरेक्ट चला करके देखेंगे। अगर कंप्रेसर डायरेक्ट चलाने से चल रहा है और पीसीबी रिले सेलेक्टर स्विच वगैरह लगाने से नहीं चल रहा है, तो सभी पिनों को बारी बारी से, सभी उपकरणों को बारी बारी से चेक करेंगे और जो खराब होगा उसको बदल देंगे। ये हमारा दोष नंबर 1 था। दोष नंबर 2 की बात है कि विंडो एसी चल रही है परंतु कूलिंग कम प्राप्त हो रही है। मतलब एसी चल रही है, ठंडा कर रही है, लेकिन कम ठंडा करे। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है एसी में। सबसे ज्यादा अधिकतम लोग सोचते हैं कि हमारी जो एसी है वो कम ठंडा करे। एसी चल रही है, ठंडा भी कर रही है, लेकिन कम ठंडा कर रही है। क्या क्या कारण हो सकते हैं, देखिए इसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण इसमें लिखा है सिस्टम चोक हो गया होगा। चोक समझते हैं ना, किसी कारण से सिस्टम की पाइपों के अंदर गैस का बहाव रुक जाए, उसे एक चोक कहते हैं। मतलब जो पूरी एसी है उसकी जो पाइपें हैं, उसकी पाइपों के अंदर अगर कहीं भी गैस का बहाव रुक जाए, यानी गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित न हो पाए, उसे चोक कहते हैं। मतलब किसी कारण से अगर कहीं भी गैस का बहाव रुक गया हो तो उसे हम चोक कहते हैं। तो सिस्टम चोक हो गया होगा। अच्छा अगर ये चोक आपको कैसे पता चलेगा, चोक होने की अवस्था में एसी कभी कभी ठंडा करती, कभी नहीं भी ठंडा करती है, या कभी कभी बिल्कुल भी ठंडा नहीं करती है, या कम ठंडा करती है, या फिर जहां पे चोक होता है उसकी पाइप के ऊपर बर्फ जमी हुई दिखाई देती है। ये सब कुछ हमने फ्रिज में चोक में समझ लिया था ना। अब उसके बाद और क्या हो सकता है, कमरे में दरवाजे अथवा खिड़कियां खुली होंगी। मतलब समझ गए, अब एसी है, कमरे को ठंडा कर रही है और दरवाजे खुले हो, बाहर की हवा आ जा रही है, तो कितना ठंडा करेगी वो, ठंडा तो करेगी लेकिन कम ठंडा
करेगी ना, कम ठंडा नहीं करती, वो तो अपना काम पूरा कर रही है, लेकिन क्या करें, इसके अंदर की जो ठंडी हवा उसको तो लोग बाहर भेज दे रहे हैं, अब बाहर वाली नॉर्मल हवा को अंदर कर ले रहे हैं, इसलिए वो रूम ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता। इसीलिए एसी जहां भी लगी हुई देखते होंगे ना, वहां पे क्या होता है, वो रूम पूरा पैक होता है, चारों तरफ से पैक होता है, बाहर की हवा अंदर नहीं आनी चाहिए, अंदर की हवा बाहर भी नहीं जानी चाहिए, एग्जॉस्ट लगा करके ऊपर की गर्मी को बाहर भेजा जाता है ना। तो दरवाजे अथवा खिड़कियां खुली होंगी, अगर खुली रहेंगी तो भी हमारी एसी कम कूलिंग करेगी। अच्छा, कमरे की साइज के अनुसार एसी कम पावर की लगाई गई होगी, यह भी एक कारण हो सकता है। मान लीजिए कि आपकी साइज कमरा बहुत बड़ा है, जहां पे 2 टन एसी लगनी थी, आपने वहां आधा टन की एसी लगा दिया छोटी सी, अब कितना ठंडा करेगा, जितनी उसकी औकात है, जितनी उसकी क्षमता है, उतना ही तो ठंडा करेगा ना। तो एसी कमरे के साइज के अनुसार लगानी चाहिए। अगर हम देखिए नॉर्मल आपको शॉर्ट में बता दें कि कितने बड़े कमरे में कितनी बड़ी एसी लगानी चाहिए, तो एकदम सिंपल सा इतना समझ लीजिए कि अगर कमरा 15 फीट का है, लंबाई प्लस चौड़ाई, देखिए वैसे तो इसका जो मेन फार्मूला होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और आदमियों की संख्या पे निर्भर करता है, लेकिन अगर शॉर्टकट में एक फार्मूला बता दें तो अगर लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ने के बाद अगर 15 फीट हो रहा है तो समझिए वहां पे आधा टन की एसी लगेगी। 15 फीट हो रहा है, आधा टन की एसी लगे, मतलब समझिए जैसे मान लीजिए 8 फीट लंबा है कमरा और 7 फीट चौड़ा है, तो 8 7 15, तो यहां पे हम आधा टन की एसी लगा सकते हैं, उतने बड़े कमरे को वो ठंडा कर सकती है। अगर जोड़ने के बाद 20 फीट हो रहा है तो वहां 1 टन लगाना है, अगर जोड़ने के बाद 25 फीट हो रहा है वहां 1.5 टन लगाना है, और अगर जोड़ने के बाद 30 फीट हो रहा है तो वहां पे 2 टन की एसी लगाना है। इसी प्रकार से हम 5-5 फीट आगे बढ़ाते जाते हैं। तो देखिए यहां पे क्या है, कमरे की साइज के अनुसार एसी कम पावर की लगाई गई होगी, मतलब जितनी बड़ी एसी आपको लगानी चाहिए आपने उतना नहीं लगाया, कम लगाया, छोटी लगा दी, जगह आपकी बड़ा है तो वहां पर भी एसी कम ठंडा करेगी। इसके अलावा क्या ब्लोअर फैन अथवा कंडेंसर फैन नहीं चल रहा होगा या धीरे चल रहा होगा, मतलब अब देखिए जो उसमें फैन मोटर विंडो एसी में होता है वो एक ही फैन मोटर होता है, वो कंडेंसर फैन हो या ब्लोअर फैन हो। कंडेंसर फैन मतलब कंडेंसर को ठंडा करता है, ब्लोअर फैन मतलब इवेपोरेटर की कूलिंग को खींच के कमरे में फेंकता है, लेकिन मोटर एक ही होता है। अब देखिए कंडेंसर फैन या ब्लोअर फैन धीमा चल रहा होगा, यह भी एक कारण हो सकता है, मतलब उसके अंदर कैपेसिटर लगा होता है, कमजोर हो गया होगा उसकी पावर, जैसे हमारा सीलिंग फैन नहीं धीरे चलने लगता है कुछ दिन बाद, तो लोग कहते हैं कंडेंसर बदल दीजिए, मतलब उसके अंदर जो कैपेसिटर लगा है उसको बदल दीजिए। तो कैपेसिटर को उस अवस्था में हमको बदलना चाहिए, चेक करना चाहिए, उसकी स्पीड को सही करना चाहिए, तो वो धीमा चल रहा होगा। इसके अलावा क्या लिखा है इसमें, कमरे में 2-4 बल्ब जल रहे हैं। अब मान लीजिए कि बल्ब जला दिए, 4 ठे मरकरी लगा के कोने कोने में, और कह रहे हैं कि एसी कम ठंडा करे, तो ठंडा करेगी वो कहां से ठंडा करेगी, उसके अंदर हीटिंग भी तो आ रही है ना। तो कुल मिलाकर के देखिए चाहे दरवाजे खिड़कियां खुली हो या बल्ब जल रहा हो, बात तो सेम है कि उसके अंदर हीटिंग आ रही है। तो मेन एसी जहां पे लगाते हैं मेन उद्देश्य ये होता है वहां पे बाहर की हवा नहीं आनी चाहिए या वहां पे हीटिंग नहीं आनी चाहिए, है ना। अब किसी कमरे में इधर एसी लगा दो, इधर आग जला दो, भैया कितना कूलिंग करेगी, इधर से आग गर्मी दे रहा है, उधर से एसी ठंडी दे रहा है, बात तो वही हो गई ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमरे में बल्ब जल रहे होंगे उसे निकाल के सीएफएल लगाएंगे या एलईडी लगा देंगे, कोई बात नहीं। एसी की सर्विसिंग अधिक दिनों की गई होगी। अब देखिए जो एसी है अगर उसकी सर्विसिंग बहुत अधिक दिनों में किया जाएगा तो भी एसी हमारी कम ठंडा करेगी। कारण समझिए, जैसे देखिए एसी में क्या होता है, एवापोरेटर और कंडेंसर, और जानते हैं कि जो हमारा ब्लोअर फैन होता है एसी में वो कमरे की हवा को खींचता है, और कमरे की हवा एवापोरेटर बीच में लगा, ये कमरा है, यहां से हवा को खींचा ब्लोअर फैन इधर, और वो हवा एवापोरेटर से टकरा के आती है और वही हवा साइड से निकल जाती। तो इस अवस्था में होता क्या है कि कमरे में अगर धूल मिट्टी उड़ रही होगी, वो धूल मिट्टी भी धीरे धीरे आकर के जम जाती है। आगे एयर फिल्टर हवा को छानने के लिए लगा होता है, लेकिन वो एयर फिल्टर भी अगर पूरी तरह से जाम हो जाए, या फिर फिन्स ट्यूब टाइप जो इसमें कंडेंसर या एवापोरेटर लगा है वो जाम हो जाए, तो हवा जब ये खींचेगा तो खींच नहीं पाएगा। क्यों? इसमें मट्टी भर जाएगी, तो हवा कहां से खींचेगा, और जब हवा नहीं खींच पाएगा इधर से हवा फेंकेगा कहां से, जब हवा पा ही नहीं रहा है तो फेंकेगा कहां से, अगर हवा फेंकेगा नहीं तो कमरा ठंडा कैसे होगा, मतलब समझ गया ना। यानी कि कमरे में हवा अगर एसी की सर्विसिंग अधिक दिनों की गई होगी तो ठंडा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कमरे की हवा को खींच नहीं पाएगा और ना ही फेंक पाएगा। अगर खींच नहीं पाएगा तो फेंकेगा कहां से, मतलब कुल मिला के ठंडा नहीं करेगा। यानी कि उसके कंडेंसर या एवापोरेटर पे धूल या मिट्टी जम गई होगी जिसके कारण वो हवा नहीं खींच पाएगा और कमरे में हवा नहीं फेंकेगा। तो एसी के सर्विसिंग का मतलब यही होता है ना, एसी के सर्विसिंग अधिक दिनों की गई होगी जिसके कारण उसके कंडेंसर अथवा एवापोरेटर पे धूल या मिट्टी जम गई होगी और जिसके कारण हमारी एसी ठंडा कम करेगी। इसके अलावा देखिए क्या है, कंप्रेसर की पंपिंग कम हो गई होगी।
जो कंप्रेसर पंपिंग करता है तभी तो प्रेशर बनाता है, गैस को सक्शन लाइन से खींचता है, डिस्चार्ज से फेंकता है, तो कितना प्रेशर फेंकना चाहिए। उसने भी बहुत पंपिंग कर लिया, बहुत पंपिंग करते करते उसकी पंपिंग कभी कभी खराब हो जाती है। कोई कंप्रेसर खराब हो जाता है ना तो खींच जाता है। देखिए ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते कि नहीं एसी का हमारे जो कंप्रेसर है वो 2 साल में खराब हो जाता है, 3 साल में नहीं, 15-15 साल तक कंप्रेसर चलते हैं, लेकिन कोई कोई 6-6 महीने में भी खराब हो जाते हैं ना। तो इसकी कोई डेट या कोई लिमिट या ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कितने दिन में खराब हो जाता है। कभी कभी कोई खराब निकल जाता है, कभी कभी कोई अच्छा निकल जाता है। तो गैस की वो कंप्रेसर की पंपिंग कम हो गई होगी, या फिर हम बोलते हैं कि गैस की कैपेसिटी कमजोर हो गई होगी। अब देखिए वैसे तो हमारे पास जब ये सारे उपाय हमने देख लिया, जितना प्रॉब्लम था हमने सबको सॉल्यूशन को समझ लिया, अब हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा है ना तो हम बोलते हैं कि गैस की कैपेसिटी कमजोर हो गई है। भैया अब इसमें गैस चार्ज करना पड़ेगा, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी अगर गैस चार्ज किए तो सब कुछ सही हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हुई गैस चार्ज करेंगे तो 5 प्रक्रियाएं अपनाएंगे, मतलब फ्लैक्सिंग, प्रेशर, वैक्यूम, गैस चार्ज और पिंच करना, मतलब सारी प्रक्रिया जब अपनाएंगे तो एसी नॉर्मली सही ठंडा करने लगेगी। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं गैस की कैपेसिटी मतलब उसकी क्षमता कमजोर हो गई होगी, ये हो सकता है। अच्छा दोष नंबर 3 मतलब तीसरा में क्या हमारा विंडो एसी चल रही है परंतु कूलिंग आवश्यकता से अधिक प्राप्त हो रही है। देख रहे हैं ना, ये भी एक प्रॉब्लम है कि एसी है ठंडा कर रही है लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा कर रही है, मतलब ठंडा तो कर ही रही है, करवाना भी हमको है, लेकिन बहुत अधिक ठंडा कर रही है। रात में सांझी को सोए थे या सवेरे सोए ही रह गए, समझ रहे ना। गर्मी के मौसम में रजाई ओढ़ने की जरूरत पड़ जाती है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा करवा रही है, यानी आपको जमा भी सकती है, बहुत अधिक ठंडा करवा रही है। तो इस अवस्था में क्या होगा कि इस अवस्था में देखिए एसी का क्या होगा कि सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, एसी के अनुसार कमरा छोटा होगा। अब छोट का रूम रहेगा, लगा देंगे 2 टन वाली बड़की एसी, नहीं हम तो बड़े आदमी, हम बड़ी एसी लगाएंगे ना, क्या करेगा अधिक ठंडा कर देगा, यानी जितना टेम्परेचर चाहिए, जितना हमको ठंडा करवाना है उससे ज्यादा ठंडा हो जाएगा, और ज्यादा ठंडा होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, मतलब एसी के अनुसार कमरा छोटा होगा, यह भी हो सकता है। इसके अलावा क्या थर्मोस्टेट की सेटिंग कम कर दी गई होगी। जानते हैं ना थर्मोस्टेट कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है, हमने फ्रिज में भी समझा था, एसी में भी समझा है। थर्मोस्टेट का कार्य कूलिंग को कंट्रोल करना होता है, मतलब एसी या फ्रिज अगर चलते चलते आवश्यकता से ज्यादा ठंडा करता है तो कट कौन करता है, थर्मोस्टेट। इसका मतलब है कि अगर एसी ज्यादा ठंडा कर रही है और कट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि थर्मोस्टेट ही खराब है। एसी अगर आवश्यकता से अधिक ठंडा कर रही है और कट नहीं हो रही है, बंद नहीं हो रही है, तो थर्मोस्टेट खराब होगा। लेकिन एक बात और है, अगर एसी रिमोट वाली है ना, नए जमाने वाली रिमोट वाली, तो उसमें सेंसर वायर खराब हो सकता है, सेंसर खराब हो सकता है। मतलब जो हमारी सेलेक्टर स्विच वाली एसी है, जो बटन वाली एसी है, जो पुराने समय वाली एसी है, उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है, लेकिन जो पीसीबी वाली रिमोट कंट्रोल वाली एसी है उसमें सेंसर वायर होता है। तो सेंसर वायर या थर्मोस्टेट दोनों एक ही है, लेकिन एक में से दोनों में से एक ही प्रयोग किया जाएगा, तो कोई एक खराब होगा या उसकी सेटिंग कम कर दी गई होगी। रिमोट से उसकी सेटिंग किया जाता है। टेम्परेचर पीसीबी में जब होता है तो मिनिमम 16 और मैक्सिमम 30 तक जाता है, यानी कम से कम 16 तक और ज्यादा से ज्यादा 30 तक जाता है। और जो थर्मोस्टेट होता है उसमें तो खटका होता है भैया, 1 2 3 4 5 ऐसे, तो उसमें कुछ टेम्परेचर या कोई डिस्प्ले वगैरह तो बात है नहीं, तो वहां पे होता है। देखिए एसी थर्मोस्टेट की सेटिंग अधिक कर दी गई होगी, थर्मोस्टेट की पूंछ एवापोरेटर से टच नहीं होगी। यह भी हो सकता है कि आपने थर्मोस्टेट तो नया लगाया, थर्मोस्टेट सही है, लेकिन उसकी पूंछ जो कूलिंग को बताती है कि एवापोरेटर ज्यादा ठंडा कर दिया है, कट करना है, तो उसकी पूंछ अगर एवापोरेटर में टच नहीं रहेगी तो उसको पता नहीं चल पाएगा कि ज्यादा ठंडा कर रहा है कि कम ठंडा कर रहा है। तो अगर पूंछ टच नहीं है तो बताएगा नहीं, तो कूलिंग कंट्रोल नहीं होगी। यानी कि थर्मोस्टेट नया होने के बाद भी एसी बहुत अधिक ठंडा कर रही है, तो यह भी एक कारण हो सकता है कि थर्मोस्टेट की पूंछ एवापोरेटर से टच नहीं है। अगर टच नहीं है, और इसमें लिखा है देखिए अगर वायरिंग पीसीबी के साथ किया गया तो सेंसर वायर खराब होगा, या वो सेंसर वायर ही एवापोरेटर से टच नहीं होगा, ये हो सकता है। इसके अलावा एसी से रुक रुक कर कूलिंग प्राप्त हो रही है, मतलब एसी है हमारी ठंडा तो कर रही है लेकिन रुक रुक के ठंडा करती है, मतलब कभी ठंडा करती है कभी ठंडा नहीं करती, उसकी मर्जी। जैसा लगता है कि ना आज ठंडा कर रही थी, 2 घंटा बाद अब मेहमान आ गए चालू कर रहे, चालू ही नहीं हो रही। फिर थोड़ी देर बाद जब मेहमान चले गए चालू किया, चालू रे ठंडा, बढ़िया ठंडा करे, मतलब रुक रुक कर उसकी जब मर्जी करेगी, कभी ठंडा करेगी कभी ठंडा नहीं करेगी। तो इसका मुख्य खराबी भाग क्या होता है, सिस्टम चोक। एक प्रॉब्लम है चोक क्या होता है, गैस का बहाव रुक जाए उसे चोक कहते हैं। और कभी कभी ठंडा कैसे करने लगेगी, वो चोक कभी कभी अपने आप इधर उधर थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है ना, तो थोड़ी सी गैस को जाने देता है। जैसे थोड़ी सी गैस 2-3 राउंड मारती है तब तक उतना में ठंडा हो जाता है, तो फिर जाके कहीं जाम कर देगा, मतलब चोक हो गया है। यहाँ रुक रुक कर कूलिंग होने का मतलब जब एसी
एसी की पाइपों में गैस का संचार होगा तो एसी ठंडा होगी, और अगर गैस का संचार नहीं होगा तो एसी ठंडा नहीं होगी। तो वही हमारा कारण है, यानी एसी से रुक रुक कर कूलिंग प्राप्त होने का मतलब सिस्टम चोक होगा, यानी गैस का बहाव रुक गया होगा। इस अवस्था में क्या करेंगे, वेल्डिंग गन लेंगे और एसी की जो पाइपें हैं उसको वेल्डिंग गन से हल्का हल्का गर्म करेंगे, हल्का हल्का गर्म करेंगे। ज्यादा गर्म करेंगे विस्फोट भी कर सकता है क्योंकि उसके अंदर गैस है। हल्का हल्का गर्म करेंगे, हल्का हल्का गर्म करने से क्या होगा, कहीं पे नमी कहीं पे चोक होगा, वो पिघल कर आगे चला जाएगा, कहीं फिल्टर तक पहुंच गया तो जाके स्थिर भी हो जाएगा और गैस का संचार होने लगेगा। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, वेल्डिंग गन के माध्यम से एसी की सभी पाइपों को वेल्डिंग गन के माध्यम से हल्का हल्का गर्म करेंगे। अगर चोक खुल गया तो ठीक है, अन्यथा पूरे सिस्टम में पांचों प्रक्रियाओं के साथ फिर से गैस चार्ज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, एसी से बिल्कुल भी कूलिंग प्राप्त नहीं हो रही। ला ये भी प्रॉब्लम है, एसी तो बिल्कुल है ठंडा नहीं कर रहे लेकिन चल रही है। मतलब एसी को जब हम चालू कर देने तो कंप्रेसर भी चल रहा है यानी आवाज कर रहा है, अब पंखा भी चल रहा है यानी हवा भी आ रही है लेकिन ठंडी नहीं आ रही, बिल्कुल कूलिंग प्राप्त नहीं हो रही। तो क्या हो सकता है, देखिए मुख्य रूप से दो कारण है। सबसे पहला, सिस्टम चोक होगा, या तो गैस उड़ गई होगी, या तो चोक होगा या गैस का बहाव कहीं रुक गया है, या तो गैस है उड़ गई है। दो ही कारण हो सकते हैं ना, एसी है चल रही है ठंडा नहीं कर रही है तो क्या हो सकता है, चोक होगा मतलब गैस नहीं घूमेगी, गैस उड़ गई होगी मतलब गैस नहीं घूमेगी। कुल मिला के बात एक ही है, अगर गैस घूमेगी तो एसी ठंडा करेगी, लेकिन चोक होगा तो भी गैस नहीं घूमेगी, अगर गैस उड़ जाएगी तो रहेगी नहीं तो घूमेगी कहां से। मतलब दो कारण हो सकते हैं। देखिए ये दोनों प्रॉब्लम एक साथ नहीं हो सकते, या तो चोक होगा यानी गैस का बहाव रुक जाएगा, या तो गैस उड़ी जाएगी। दो में से एक ही हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी ना गैस उड़ गई तो चोक हो गया। गैस अगर उड़ गई तो गैस है नहीं तो चोक का चांस कहां बनता है। यानी दोनों में से एक ही प्रॉब्लम एक टाइम में आ सकती है, या तो चोक होगी या तो गैस उड़ जाएगी, यही हो सकता है ना। गैस उड़ जाएगी या चोक होगा तो हमको कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर उसमें NRV मतलब नॉन रिटर्न वाल्व यानी कि चार्जिंग लाइन में जो पिन लगती है, अगर वो लगी है तो पिन को थोड़ा सा दबा के देखेंगे, अच्छा गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही। अगर मान लीजिए दबाने से गैस निकल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, गैस है, सिस्टम चोक है। पता चला ना, यानी कि अगर दबाने से गैस निकल रही है तो मतलब गैस है, सिस्टम चोक है, और अगर दबाने से गैस नहीं निकल रही है मतलब गैस में नहीं है तो ठंडा कहां से करेगा, ये भी प्रॉब्लम है ना। तो यहां से हम चेक कर सकते हैं, अगर NRV नहीं लगा है तो क्या करना चाहिए, कंप्रेसर को चालू करके एक बार गर्म करके देख लेना चाहिए, अगर चोक है तो खुल जाएगा, नहीं खुला तो फिर से कहा पाइप को, चार्जिंग पाइप को काटेंगे और काटते समय देखेंगे गैस निकल रही कि नहीं निकल रही। अगर काटते समय गैस निकल नहीं रही है तो हम प्रेशर जब चढ़ाएंगे तो लीकेज बहुत बारीकी से चेक करना होगा हमको, यानी पहले ही हमको संकेत मिल चुका है कि इस एसी में लीकेज है। जब तक लीकेज नहीं मिलता गैस चार्ज नहीं करना है, यानी कंफर्म हो जाता है कि इसमें लीकेज है। ठीक है, तो अगला दोष हमारा क्या है, एसी चल रही है परंतु कमरे में पानी टपक रहा है। मतलब एसी है चल तो रही है, ठंडा भी कर रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, कमरे में पानी टपक रहा है। एसी में से पानी टपकता है तो नॉर्मल बात भी है कि एसी में से पानी टपकता है, लेकिन अगर विंडो एसी की बात करें तो विंडो एसी उन्हीं जगहों पे लगाई जाती है जहां का आधा भाग पीछे होता है आधा अंदर होता है। अब पीछे की साइड में जब एसी का इंस्टॉलेशन करते हैं लगाते हैं ना, पीछे की साइड में हल्का सा झुका हुआ होता है। इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा यह होता है कि ऑपरेटर से टपका हुआ पानी नीचे एक लोहे का ट्रे उसमें लगा होता है, उस ट्रे के सहारे पीछे चला जाता है और पीछे से पाइप लगा के जहां गिराना होता है वहां गिरा लेते हैं, आसान तरीके से, जहां पे पानी को गिराना हो वहां गिरा लेते हैं। लेकिन अगर पीछे किसी का घर है तो पहली बात तो विंडो एसी लगा ही नहीं पाएंगे, है ना। अगर मान लीजिए फिर भी लगा लिया और पानी आप अपने अंदर ही गिराना चाहते हैं तो एसी को आगे भी झुका सकते हैं। एसी का ढाल मतलब जिस दिशा में करेंगे उसी तरफ में हमको झुकाना पड़ेगा ना। तो एसी का ये देखिए क्या लिखा है, परंतु कमरे में पानी टपक रहा है का मतलब हो गया एसी का इंस्टॉलेशन ठीक प्रकार से नहीं हुआ होगा, क्योंकि एसी लगाते समय यह ध्यान देंगे कि एसी का ढाल पीछे की तरफ होना चाहिए, जिससे क्या होगा उसका पानी टपकेगा जो वो पीछे की तरफ आसानी से गिर जाएगा। अच्छा, दोष नंबर 7 हमारा इसमें यह है कि एसी के डिस्प्ले पर, यानी जो डिस्प्ले है जिसमें हम नंबर देखते हैं टेंपरेचर 16 हो गया 17 हो गया 18 हो गया, एसी के डिस्प्ले पर बार बार E6 लिख कर आ रहा है। E6 अंग्रेजी का है, E6 का मतलब हो गया क्या हो गया, और एसी ठंडा नहीं कर रहे थे। E6 एक कोड है, और देखिए सबसे बड़ी बात बताएं, ये कोड बहुत बड़ा है, मतलब कोड बहुत ज्यादा होता है और हर कंपनी के एसी का कोड भी अलग अलग होता है। कोड देख करके हम एसी को बनाना समझ सकते हैं, कोड देख करके हम एसी की प्रॉब्लम समझ सकते हैं। E6 हमारे नॉर्मल विंडो एसी में चोक का एक संकेत होता है, चोक, लेकिन बहुत सारी कंपनियों में अलग अलग मान भी आता है। तो E6 का मतलब क्या हो गया, सिस्टम चोक हो गया होगा, मतलब
मतलब एसी का जो सिस्टम है वो चोक हो गया होगा। अगर डिस्प्ले पे E6 लिखकर आ रहा है तो देखिए इस अवस्था में सिस्टम चोक होगा, अतः सभी पाइपों को वेल्डिंग गन के माध्यम से हल्का हल्का गर्म करेंगे। अगर चोक खुल गया तो ठीक है, और अगर नहीं खुला तो पांचों प्रक्रियाओं के साथ फिर से गैस चार्ज करेंगे। ठीक है, दोष नंबर 8वां, यानी 8वां हमारा दोष इसमें क्या हो सकता है, देखिए एसी का स्टार्टिंग कैपेसिटर बार बार फट जा रहा है। यानी जो एसी में कैपेसिटर लगा रहे हैं, मतलब CSR वायरिंग कर रहे हैं और रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर लगाते हैं, तो स्टार्टिंग कैपेसिटर बार बार फट जा रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, वोल्टेज रिले खराब होगा। वायरिंग के समय में हमने वोल्टेज रिले को पूरा विस्तृत समझाया था कि स्टार्टिंग कैपेसिटर कब फटता है। 1 नंबर 2 नंबर की पिने टच होती है कुछ समय के लिए, और देर तक अगर टच रह गई तो कैपेसिटर फट जाएगा। मतलब समझिए कैपेसिटर 2 प्रकार के होते हैं, एक रनिंग कैपेसिटर, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर का कार्य मोटर को लगातार रन कराना, मतलब चलाना होता है, और स्टार्टिंग कैपेसिटर का कार्य मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना होता है। मतलब रनिंग कैपेसिटर 24 घंटे लगातार कार्य कर सकता है, लेकिन स्टार्टिंग कैपेसिटर का कार्य केवल क्षण भर के लिए होता है। जब मोटर स्टार्ट होता है तो स्टार्ट करता है, बाद में उसका काम खत्म। यानी अब जब उसका कार्य करने की जो क्षमता वो क्षण भर के लिए, 1-2 सेकंड के लिए, अब उससे 1 घंटा काम करवाएंगे तो करेगा, वो तुरंत छोड़ देगा, यानी फट जाएगा, उसका मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज रिले खराब होगा, जिसके कारण हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर बार बार फट जाएगा। दोष नंबर 9 हमारा है कि एसी चल रही है परंतु उसके बॉडी में करंट आ रहा है। यानी एसी तो चल रही है, ठीक है, ठंडा भी कर रही है, लेकिन अगर उसकी बॉडी को टच करे तो पूरा करंट मार रही है। मतलब एसी चल रही है लेकिन करंट मार रही है, इसका क्या मतलब हुआ, उसकी बॉडी में यानी एसी के अंदर जो वायरिंग की गई है, जो कनेक्शन जोड़ा गया, जो तार जोड़ा गया है, वो कहीं कटा होगा, कोई चुआ हुआ काट दिया होगा और वो बॉडी में टच हो रहा होगा, इसलिए बॉडी अर्थ आएगा, बॉडी में करंट आएगा। लेकिन अगर आपने पूरी वायरिंग चेक कर लिया, कोई भी तार कहीं नहीं कटा, सारे वायर नए हैं, सब कुछ नया, टेप ओप मार दिया, सब कुछ सही है, तो क्या करेंगे, कंप्रेसर का भी बॉडी अर्थ चेक करेंगे। कंप्रेसर भी बॉडी अर्थ हो सकता है, फैन मोटर का भी बॉडी अर्थ चेक करेंगे, फैन मोटर भी बॉडी अर्थ हो सकता है। तो जो बॉडी अर्थ रहेगा उसको सही करेंगे, कंप्रेसर के बॉडी अर्थ होने पे तो उसको बदल ही देंगे, मोटर के बॉडी अर्थ होने पर आप उसकी रीबाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो आप उसको भी बदल देंगे, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं। एसी चल रही है, उसकी बॉडी में करंट आने का मतलब तार कहीं कटा होगा, वो वायर बॉडी से टच कर रहा होगा, या फिर कंप्रेसर बॉडी अर्थ होगा, या फैन मोटर बॉडी अर्थ होगा। इसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा है कि विंडो एसी में, यहां देखिए एसी चल रही है परंतु उससे आवाजें आ रही है। एसी तो चल रही है लेकिन आवाज आ रही, खड़बड़ा रही, जिसको बोलते हैं ना कि खड़बड़ा रही है, आवाज बहुत ज्यादा आती है। तो आप सोच सकते हैं एसी में क्या क्या चलने वाली चीज होती है और आवाज कहां से आ सकती है। देखिए सबसे पहली चीज तो उसमें पंखा चलता है, एक कंडेंसर फैन और दूसरा ब्लोअर फैन। कंडेंसर फैन या ब्लोअर फैन अगर एसी में कहीं भी बॉडी में टकराएगा, क्या करेगा, खड़खड़ खड़खड़ आवाज आएगी ना, जैसे कहीं भी अगर टकराएगा तो आवाज आएगी। और उसी तरह से अगर ब्लोअर फैन भी कहीं टकराए तो आवाज आएगी। कंप्रेसर के नीचे ग्रोमेट रबड़ होता है और उस रबड़ को टाइट किया जाता है एक 3 नट के द्वारा, 3 ठे पाव होता है जिसपे कंप्रेसर रखा गया होता है। कंप्रेसर भी एक मोटर है ना, और अगर वो रबड़ कट जाए या रबड़ नट को ज्यादा टाइट कर दिया जाए, कंप्रेसर का बॉडी से संपर्क बन जाए, तो वहां भी खड़खड़ाने की आवाज आ सकती है। मतलब समझिए खड़बड़ाने की आवाज तो आपको देखना कि आवाज आ कहां से रही, तो किस लिए आ रही वो तो आप देख ही सकते हैं। जैसे हमारे साइकिल में या बाइक में आवाज आने लगती है तो हमको पता तो चली जाता है, अच्छा मेडगार्ड से आवाज आ रही है ना। उसी तरह से हम एसी में भी पहचान लेंगे कि आवाज कहां से आती है, जहां से आती है उसको सही करेंगे, उसको सही कर देंगे, तो ये हमारी हो सकती है। ठीक है, आगे हम समझेंगे विंडो एसी में टन के हिसाब से कैपेसिटर लगाने की विधि, कंडेंसर फिल्टर कैपिलरी ट्यूब लगाने की विधि, मतलब पूरा उसका डिटेल समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।